नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स। Risk and return are an integral part of investing. The return that an investment generates cannot be seen in isolation or from the risk that has to be assumed to earn it. The high return can be earned only if the investor is willing to take higher risk. Risk in an investment is the volatility and uncertainty in the returns and, in the extreme case, the loss of capital invested. An investment is also deemed to be risky if the actual returns earned are different from the expected returns. For example, a fixed deposit with a bank is seen as a lower risk product because the bank is unlikely to default on the interest payment or the return of the capital invested. On the other hand, investment in an equity product is seen as risky because the dividend is uncertain as to its level and when it will be received, and the value of the invested amount sees high fluctuations. All investments are subject to risk. The nature and extent of the risk may differ. It is important for an investor to be able to identify the type of risk in an investment to be able to decide whether it is suitable to their situation. For example, a retired investor may be willing to put up with the risk of insufficiency of returns earned to meet expense, but may be unwilling to take the risk of loss of capital in equity investments even if the returns are higher. तो एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ से उसको कितना रिटर्न उसको मिल सकता है, और अगर वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 8% का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब जो वहाँ पे रिस्क है वो ना के बराबर है, ज़ीरो है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो रिस्क फैक्टर वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो रिटर्न है उसी के हिसाब से वो बढ़ गया है। तो एक इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है कि जो रिस्क है वो कितना लेना चाहता है, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है कि अगर उसने पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है ना, तो हो सकता है वहाँ पे जिसने पैसा लगा रखा है वो डूब भी जाए, यानी जो भी उसकी कैपिटल है हो सकता है वो पार्शियली या फिर पूरी, ठीक है ना, उसका वहाँ पे लॉस हो जाए। तो अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको ये देखना ज़रूरी है कि उसको किस पर्पस के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि रिटायर हो चुका है, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपना पैसा ज़्यादातर वो डेट में ही इन्वेस्ट करे। ठीक है, क्योंकि अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विटी में जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उसको लॉस हो सकता है। और ज़्यादातर जो रिटायर जो पर्सन होते हैं वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहाँ से अमाउंट मिलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द कॉमन रिस्क दैट आर सीन इन इन्वेस्टमेंट्स आर कैप्चर्ड हेयर। तो अब वो कौन कौन से कॉमन रिस्क हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला हमारा इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क represent the risk that the money received on an investment may be worthless or when adjusted for inflation. Inflation risk is also known as purchasing power risk. It is a risk that arises from the decline in the value of securities cash flows due to the falling purchasing power of money. तो पहले इन्फ्लेशन को हम समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, ठीक है, जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो चल रहा है 6%, और आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी और वहाँ पे जो आपको मिल रहा है रिटर्न वो मिल रहा है 3.5%, 5%, ठीक है, मतलब उससे कम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर पा रही है। तो हर एक इन्वेस्टर को पहले ये सोचना ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है
तो वो जो उसको रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर वो उतना वर्थी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, आशा हैज़ इन्वेस्टेड ए लमसम in bank fixed deposit that yield her about ₹5,000 per month. This is adequate to cover the cost of her household provisions. Suppose that inflation rises by 10%, ठीक है, meaning that there is a general rise in prices of goods by about 10%. Then ₹5,000 will be no longer be enough to cover Asha's monthly provisions cost. She would need 10% more, or rupees 5,500. The purchasing power of her cash flows has declined. Asha would have to manage her budget at a lower level or reallocate her investments to earn higher cash flows. Her investment, though in a safe bank deposit, has been exposed to inflation risk. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि एक की जो आशा है उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने एक एफडी करा रखी है, ठीक है, तो एफडी से उनको करीब 5,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, तो जिससे कि वो अपना जो हाउस होल्ड का जो खर्चा है वो निकाल लेती हैं। लेकिन अब क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट 10% बढ़ गया है, ठीक है, 10% क्या हो गया, वो बढ़ गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो उनकी जो परचेसिंग जो कॉस्ट है वही बढ़ गई है। तो अब आशा को क्या करना चाहिए कि जो उन्होंने अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको अब ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर उनको एटलीस्ट 5,500 रुपीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम वहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए आगे पढ़ता हूँ मैं। Inflation risk is highest in fixed return instruments such as bonds, fixed deposits, and debentures, where investors are paid a fixed periodic interest and return the principal amount at maturity. Both interest payments and principal repayments are amounts fixed in absolute terms. Suppose a bond pays a coupon of 8%, while the inflation rate is 10%. Then the real rate of return is just 1%. If inflation goes up to 9%, the bond may return a negative real rate of return. Thus, even if there is no risk of default on payment of interest or a return of principal, the real value of the investment has been eroded because of inflation. तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है बॉन्ड्स का, फिक्स डिपॉजिट का और डिबेंचर्स का। तो ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो वो आमतौर पे आपको 8% का इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पे जो कूपन ऑफ 8% है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 8% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर मान लीजिए आपको 8% का मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट है 7%, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपको 1% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को आप बीट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 9% हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन जब भी आप किसी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। तो जैसे प्राइवेट की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट एफडी, ठीक है, कॉर्पोरेट एफडी में क्या होता है कि जो बैंक की जो एफडीज होती हैं उनसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है बस। लेकिन वहाँ पे जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अब बात आ जाती है कंपनी की। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क रिफर्स नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क refers to the risk that bond prices will fall
in response to a rising interest rate and a rise in response to decline interest rates. Bond prices and interest rates have an inverse relationship. For example, an invests in a 5-year bond that is issued at rupees 100 face value and pays an annual interest rate of 8%. Suppose that after 1 year, the Reserve Bank of India cuts policy interest rates as a default. All the rates in the market start decline. New 5-year bonds are issued by companies with a similar credit rating at a lower rate of 7.5%. Investors in the old bonds have an advantage over investors in the new bonds since they are getting an additional 0.5% interest rate. Since investors want to earn the maximum return for a given level of risk, there will be a rush of investors trying to buy up the old bonds. As a result, the market price of the old bond will go up. The price will be rise up to a level at which the IRR of the cash flows from the old bond is about 7.5%. This will take place for all bonds until their yields are alleged with the prevailing market rate. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है कि जब भी बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, वो नीचे गिरने लगता है, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए अगर उनका प्राइसेस अगर कम हो रहा है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने लगता है. मतलब यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप है प्राइस का और जो इंटरेस्ट रेट का वो देखने मिलता है आपको रिवर्स. तो चलिए ये जो हमारा एग्जांपल है इसको हम पूरा करते हैं. Suppose instead that policy rates are increased, new issuers of 5-year debt will be forced to offer higher interest rate of say 9%. The new investors in the new bonds will earn more than investors in the old bonds. As a result, holders of old bonds will try to sell off their holdings and try to buy the new bonds. This market reaction will push down the prices of the old bonds up to the level at which IRR of its cash flows exactly matches the market rate. The relationship between rates and bonds can be summed up as if interest rates fall or expected to fall, bond prices go up. If interest rates rise or expected to rise, bond prices decline. Bond investments are subject to volatility due to interest rate fluctuation. This risk also extends to debt funds which primarily hold debt assets. तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है इसको हम थोड़ा सा अगर हम समअप करें तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या. तो सपोज दैट मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स इशू करे, उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 8%. फिर आरबीआई ने क्या करा कि जो इंटरेस्ट रेट था उसमें उन्होंने तो कुछ चेंज करा, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चेंज करा. तो अब उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट है उस पर आपको देखने को मिलेगा. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मान के चलते हैं कि अब जो नई कंपनीज हैं उन्होंने जब नए बॉन्ड्स मार्केट में आए, जब नए बॉन्ड्स मार्केट में आए तो उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.5% था. तो अब जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने देखा कि जो ओल्ड जो बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट है 8%, जो न्यू है उनका है 7.5%. तो अब उन्होंने ट्राई करा कि हाँ कि चलिए हम जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो बाय करते हैं. या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए अब जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट हमारा बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क इज द रिस्क इनहेरेंट in the operations of a company. It is also known as operating risk because the risk is caused by factors that affect the operations of the company. Common sources of business risk include cost of raw materials, employee cost, introduction and position of competing products, marketing and distribution costs. Not all businesses are affected by the same risk. Holding a diversified portfolio is an efficient way to diversify this risk. तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बिजनेस होते हैं उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे हैं, उनके पास कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है वो कैसी है, उनका रिवेन्यू, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट रिस्क। Market risk refers to the risk of the loss of value in an investment because of adverse price movements in an asset in the market. The price of an asset responds to information that impacts its intrinsic value. For example, an increase in interest rates reduces the value of the cash flows from existing bonds and therefore leads to a fall in the price of bonds. An appreciation in the currency reduces the earning expectations of export-oriented companies and leads to a fall in price. Market risk affects those investments where transactions happen at current applicable prices such as equity, bonds, gold, real estate, among others. Investments such as deposits or small saving schemes are not marketable securities, and the investor gets a predefined amount on maturity. They have no market risk, but they also do not gain in value. तो यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए मार्केट में क्या हुआ कि एक असेट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि मान लीजिए मार्केट में कोई असेट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आया, मतलब उसके प्राइस में कोई इम्पैक्ट आया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि अभी हमने बात करा था बॉन्ड का, ठीक है ना। तो अब आरबीआई ने जैसे ही जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करे, ठीक है ना, वैसे ही बॉन्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। मतलब जो ओल्ड बॉन्ड थे, न्यू बॉन्ड थे, उनके जो इंटरेस्ट रेट था वो कम ज़्यादा हो गए थे। दूसरे तरीके से हो सकता है कि अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर ये अनाउंस करती है कि जो रियल एस्टेट है, ठीक है ना, उनकी जो सेल परचेज होगी उस पर जो उसके ऊपर जो टैक्सेस होंगे वो कम कर देंगी या फिर बढ़ा देंगी, ठीक है। या फिर उसके लिए जो लोन अमाउंट होगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको उसके लिए कोई कोलाटरल देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो क्या हुआ कि उसकी वजह से भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी मान लीजिए आपने ऑलरेडी एक रियल एस्टेट आपने बाय कर रखा था, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको कहते हैं अगर आप कोई रियल एस्टेट अगर आप सेल करते हो और उस पर आपको कोई गेन होता है तो आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट में कुछ चेंज आया और उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रेडिट रिस्क। Credit risk or default risk is refers to the possibility that a particular bond issuer will not be able to make expected interest rate payments and or principal repayment. Debt instruments are subject to default risk as they have pre-committed payouts. The ability of the issuer of the debt instrument to service the debt may change over time, and this creates default risk for the investors. The sovereign government and institutions associated with the government do not have a default risk associated with their borrowings because the government has the ability to raise the funds to pay its domestic currency debt through taxation and, in the worst case, by printing currency. All other borrowers have credit risk. Market participants measure the credit risk in an instrument based on the credit rating provided by the credit rating agencies. Credit rating is an alphanumeric symbol that expresses the credit rating agency's assessments of the ability and intention of the borrower to meet the obligations arising from the debt. SEBI has standardized the symbols used by credit rating agencies. Symbols such as AAA, A1 indicate the higher degree of credit worthiness, while D represent default status. The credit rating is not a static parameter and is liable to change every time there is a change in the fundamentals of the company.
that will affect its ability to meet its obligations. Typically, lower credit rating represents a higher credit risk to reflect a greater perceived default risk, which results in higher interest rates expectations by the investors. Holding a diversified portfolio of bonds is the best way to protect the investments from the default by one issuer. तो चलिए पहले हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है एक्चुअल में. तो मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा है और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, और कंपनी क्या और कंपनी एटलीस्ट 100 करोड़ तक वो आराम से वो कमा लेती है. मतलब पहले वो 10 करोड़ हुआ, फिर 20, फिर 30, ठीक है, इस तरीके से उनकी जो प्रॉफिट एबिलिटी है वो बढ़ रही है. तो अगर मान लीजिए कंपनी अगर 100 करोड़ तक अगर कमा लेती है तो अगर वो 10 लाख का लोन लेती है तो वो इजीली उसको वो पे कर देगी, ठीक है, 10 लाख या फिर 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो थोड़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब वो डिफॉल्ट नहीं करेगी, ठीक है. तो हर कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब वो चाहे बॉन्ड्स हों चाहे वो कॉर्पोरेट एफडी हो, तो उनको एक सिंबल दिया जाता है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे ट्रिपल ए, ठीक है ना, जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ठीक है ना, ट्रिपल सी, डी. तो जो ट्रिपल ए या फिर A1 है उसको उसको हम ये बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो कम है. मान लीजिए कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है और उस बॉन्ड की जो रेटिंग है वो ट्रिपल है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो कम है. तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न है, ठीक है ना, वो आपको मिलेगा, ठीक है. मतलब पूरा हम यहाँ पे हम श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो कम है. अभी जो सिंबल है ये देता कौन है, मतलब ये जो रेटिंग है वो देता कौन है. तो उसके लिए बनाई जाती हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है. तो ये जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को वो देती हैं सिंबल्स, जैसे ट्रिपल ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ठीक है. तो इन सिंबल्स की मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट में कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रिस्क है. तो इसीलिए एंड में यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो है अगर उसको डाइवर्सिफाई करके चलते हो, मतलब अपना पैसा आप एक जगह नहीं लगाते हो, उसको आप 2-3 जगह में आप उसको एलोकेट करके चलते हो, तो वहाँ पर आपके लिए जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी रिस्क. Liquidity risk refers to an absence of liquidity in an investment. Thus, liquidity risk implies that the investor may not be able to sell his investment when desired, or it has to be sold below its intrinsic value, or there are high costs to carry out transaction. All of this affects the realizable value of the investment. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सपोज दैट मान लीजिए आपने कंपनी के शेयर आपने बाय कर रहे हैं, ठीक है. अब 1 साल हो गया या फिर 6 महीने हो गए या फिर मान लीजिए अगले दिन ही आप उसको सेल करना चाहते हो, ठीक है, और आपने देखा कि मार्केट में बायर है ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट आपने बाय कर रखा है उसकी लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं, ज़ीरो है, ठीक है. तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो मतलब उसकी जो लिक्विडिटी है वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को हम बाय तो कर लेते हैं, लेकिन मतलब उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें वहाँ पे जो लिक्विडिटी वो मिलती नहीं है, मतलब हम उसको सेल नहीं कर पाते जल्दी से. जैसे अगर हम बात करें रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में देखें तो वो जो लिक्विडिटी है वो उतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो डिपेंड भी करता है कि वो किस एरिया में है. गोल्ड, ठीक है ना, तो गोल्ड बोल सकते हैं कि वो लिक्विड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लिक्विड है. नेक्स्ट है हमारा कॉल रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क. कॉल रिस्क इज ए स्पेसिफिक टू बॉन्ड इश्यूज एंड रेफर्स टू द possibility that a debt security will be called prior to its maturity. Call risk usually goes hand in hand with reinvestment risk discussed below. Call risk is most
prevalent when interest rates are falling. As companies trying to save money will usually redeem bond issues with higher coupons and replace them with issues with lower interest rates. तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कॉल बॉन्ड वो इशू करती हैं, मतलब कि वो उन बॉन्ड्स को वो कभी भी वो मिच्योर कर सकती हैं. मान लीजिए उनका टाइम फ्रेम है वो 5 साल है. आपने एक कंपनी के अपने बॉन्ड बाय करे, उसका टाइम फ्रेम है 5 साल, ठीक है ना. लेकिन अब वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वहाँ पे ये भी था कि कंपनी कभी भी उसको आप मिच्योर कर सकती है. तो सपोज दैट मान लीजिए कि मार्केट में अब क्या हुआ कि जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट में उसने कर दिया चेंज, ठीक है. तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा कम. मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है उसने उसको चेंज करा, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में आ गई कमी, ठीक है. तब क्या होगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉन्ड्स भी पड़ेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो होना चाहिए कम, ठीक है. लेकिन आपको मिल रहा ज़्यादा, तो कंपनी क्या कर देगी, कंपनी क्या करेगी, उस जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को कर देगी रिडीम, और वो नए बॉन्ड वो इशू कर देगी. अब कंपनी ऐसे क्यों करेगी? क्योंकि देखिए जो पुराने बॉन्ड थे उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो जा रहा था ज़्यादा, लेकिन अब क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जाएगा कम, ठीक है. तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि जो आप बॉन्ड आप बाय कर रहे हो वो किस टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की भी अलग अलग कैटेगरी होती है. नेक्स्ट है हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क. री इन्वेस्टमेंट रिस्क अराइजेज फ्रॉम द profitability that income flows received from an investment may not be able to earn the same interest as the original interest rate. The risk is that intermediate cash flows may be reinvested at a lower return as compared to the original investment. The rate at which the reinvestment of these periodic cash flows is made will affect the total returns from the investment. The reinvestment rates can be high or low depending on the levels of interest rate at the time when the coupon income is received. This is the reinvestment risk. If interest rate risk, reinvestment risk reduces or is eliminated. If interest rate falls, reinvestment risk increases. Choosing the cumulative option available in most debt instruments is a way for investors to protect the investment from reinvestment risk in a marketable security such as a bond. This may expose the bond to higher price volatility. तो सेम है जैसे हमने ऊपर बात करा था बॉन्ड में. तो अगर मान लीजिए कि जो बॉन्ड है, ठीक है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको वो मिल रहा ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है कम, ठीक है. तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कभी भी आपकी जो बॉन्ड्स हैं उनको वो मिच्योर कर सकती है और वो नए बॉन्ड्स वो इशू कर सकती है. तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपके जो री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ कि चलो और बॉन्ड में खरीद लेता हूँ. देखिए कई बार ऐसा होता है कि अब जो पुराने बॉन्ड थे उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, तो ये इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा बॉन्ड वो खरीद लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उन्हीं बॉन्ड्स में. तो वो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कंपनी उन बॉन्ड्स को वो मिच्योर कर देती है तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन रहा ही नहीं. नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद अनफेवरेबल गवर्नमेंट एक्शंस, पॉसिबिलिटी ऑफ नेशनलिज्म, change in tax structure, licensing, etc. is called political risk. Because the government has the power to change laws affecting businesses or securities, almost all businesses are exposed to the political risk. तो अब यहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल रिस्क है या फिर नहीं. जैसे कि मैंने बात करा कि जैसे कि हमने बात करा था, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट कर देती है, समझ, यानी कि मान लीजिए आपने अपने गोल्ड में या फिर आपने रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या फिर आपने कर रखी थी इक्विटी में. तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जिन की अब हम क्या करेंगे कि जो रियल एस्टेट है उसमें जो टैक्स है वो हम बढ़ा देंगे. मतलब अगर आप रियल एस्टेट बाय सेल करते हो तो उस पर जो गेन होगा आपको वो हम बढ़ा देंगे, या फिर इक्विटी पे
इक्विटी अगर आप सेल करते हो तो उस पर जो गेन होगा हम उसके ऊपर हम आपसे अब ज़्यादा टैक्स हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रिस्क है हमारा कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क रेफर्स टू द रिस्क रिलेटेड टू ए country as a whole. There is a possibility that it will not be able to honor its financial commitments. When a country defaults on its obligations, this can affect the performance of all other securities in that country as well as other countries it has relations with. Country risk applies to all types of securities issued in that country. The risk in an investment can be categorized as a systematic and unsystematic risk. Systematic risk refers to those risks whose impact is felt across investment categories. These risks are also known as undiversifiable risk because they cannot be eliminated through diversification. Systematic risk is caused due to factors that may affect the economy, markets as a whole, such as changes in government policy, external factors, wars, or natural climates, inflation risk, exchange rate risk, interest rate risk, and reinvestment risk are systematic risk. तो अब मान लेते हैं कि हमारी मतलब अगर हमारी कंट्री में, ठीक है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इक्विटी है, बॉन्ड वगैरह है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि ये कंट्री जो अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पा रही तो फिर हमारा पैसा कैसे पे करेगी, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब उनको लगता है कि हाँ कि जो अगर वो लोग अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके अंदर हम कैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि सिंपल बात है, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसको लगता हो कि हाँ कि उस कंट्री में भी कुछ है। यानी मेरे कहने मतलब सिंपल से है कि अगर मान लीजिए एक इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखिए अब उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है तो फिर वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि हम किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या वो ग्रो कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टेबल है या फिर नहीं है, क्या जो उस कंट्री की जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट पूरी कर पा रही है फिर नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें और समझना ज़रूरी है। एक तो होता है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जैसे इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपना जो रिस्क है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं। Unsystematic risk is the risk specific to individual securities or a small class of investments. Hence, it can be diversified away by including other assets in the portfolio. Unsystematic risk is also known as diversifiable risk, जैसे credit risk, business risk, liquidity risk and unsystematic risk. सपोज दैट मान लीजिए हमने एक सिक्योरिटी बाय की, वहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स को मतलब जो हम कैलकुलेट कर सकते थे उनके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि हमें इसमें इतना रिस्क है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर हमें कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, अब हम उस इन्वेस्टमेंट को हम बेचना चाहते हैं, अब हमें कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की जो रिस्क है उसे हम बोलेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्योंकि जब हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो लिक्विडिटी वगैरह वो अच्छी खासी है, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1 साल 2 साल बाद हमने ये देखा कि अब वहाँ पे कोई बाहर ही अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स विल हैव ए कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क।
The following examples illustrate how an investment can be subject to both systematic and unsystematic risk. Ajay invests in equity shares of an infrastructure company. He believes that the company will do well because of the growing demand of infrastructure and the company's strong technical and managerial capabilities. Ajay's investment is subject to two main risks, business risk and market risk. Ajay can reduce his business risk by investing in other companies operating in different sectors, but an economic slowdown will reduce the profitability of all companies. This is the market risk in equity investment that cannot be diversified. Ashima is keen to invest in bonds issues. Her investment is subject to credit risk and interest rate risk. She can reduce credit risk by increasing the proportion of highly rated bonds in her portfolio. However, if interest rates rise, then prices of all the bonds held by her will decline. This is the interest rate risk which is common to all debt investments. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये है कि जो मिस्टर अजय हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, ठीक है। तो अजय ने क्या करा, अजय ने आइडेंटिफाई करा दो रिस्क को, एक तो है उनका बिजनेस रिस्क, एक है उनका मार्केट रिस्क। तो जो बिजनेस रिस्क है उसको वो कम कर सकते हैं कैसे, वो अलग अलग जो उसी सेक्टर की जो कंपनीज है उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, ठीक है ना, तो जितनी भी कंपनीज है उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मार्केट रिस्क है, ठीक है, उसको वो उतना कम नहीं कर पाएंगे। मतलब हो सकता है कि मार्केट एकदम से ही डाउन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिस्क है वो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है।